किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है शुक्रवार और प्रत्येक शुक्रवार हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी चिट्ठी आपका मेल। और ये कार्यक्रम भी काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। ना सिर्फ पत्रों के जरिए बल्कि ईमेल के जरिए भी हमारे तक बहुत सारी ऐसे प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है जो कि आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद हो रही है। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज खबरें खेती की। सौर ऊर्जा विकास के लिए वृहत योजना। स्वदेशी पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति। न्यूट्री फार्मिंग योजना तैयार, कुपोषण के विरुद्ध कदम। और पशु शल्य चिकित्सा पर संगोष्ठी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन करने के लिए जहां एक ओर विद्युतीकरण की वृहत योजना जारी है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। तमतमाए सूरज से निकलती रोशनी की ये किरणें अब ऊर्जा बनाकर गांव की धरती पर जा पहुंची हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। योजना के पहले चरण में राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन किया जाएगा। संपूर्ण योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। निश्चित ही सौर ऊर्जा से गांवों की ईंधन की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। हम भले ही अपने देशज पशुओं को भूल गए हों, मगर उनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है। हम जिस धरोहर देशज गौवंश को हाशिए पर ले गए थे, उसे अब तराशने, संवारने, सजाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में देश की अग्रणी कृषि संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वदेशी पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए रणनीति शीर्षक से 20 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में एक विचार विमर्श गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इसमें गौवंश विशेषज्ञ, संबंधित संस्थाएं, परिषद के संस्थान आदि के अलावा पशुपालक भी भाग ले रहे हैं। कुपोषण का कुप्रभाव गांवों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है, इसलिए सरकार द्वारा सजगता दिखाते हुए न्यूट्री फार्मिंग योजना तैयार की गई है। इस अनोखी पहल से जुड़ी जानकारी कुछ इस तरह है। दाने दाने पर भले ही खाने वाले का नाम लिखा हो, मगर आज भी एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा न्यूट्री फार्मिंग यानी पोषण खेती योजना को विस्तार दिया गया है। इस योजना के तहत उन लुप्त होती अल्पदोहित फसलों पर ध्यान दिया जाएगा जो पोषण से भरपूर है। इनमें शामिल कोंदो, कुटकी, बाजरा आदि मोटे अनाज शामिल होंगे। इसके लिए खाद्यान्न की 12 से अधिक प्रजातियों को चिन्हित किया जा चुका है। पशुओं में पनपने वाले गंभीर रोग, उदर समस्याएं, गंभीर घाव आदि सीधे पशु स्वास्थ्य और पशु उत्पादन पर चोट करते हैं। गंभीर दशाओं में पशुओं की शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है। इसी विषय को लेकर राजस्थान के बीकानेर स्थित विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन जारी है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट और दुधारू पशुओं में शल्य चिकित्सा के द्वारा कई असाध्य रोगों और शारीरिक समस्याओं पर नियंत्रण किया जाना संभव हो चला है। इसी विषय को केंद्र बिंदु बनाते हुए बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 15 से 17 अक्टूबर 2014 तक आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन सांसद श्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, देश विदेश से आए भागीदारों के अलावा पशुपालक भी उपस्थित थे। संगोष्ठी में पशुओं तथा ऊंट की शल्य चिकित्सा के नए तरीकों पर चर्चा की गई। इस मौके पर एक प्रकाशन का विमोचन भी हुआ। मौसम में आया बदलाव निश्चित ही कृषि कार्यों को भी गति देगा। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के छुटपुट हिस्सों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में तेज बरसात होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के इलाकों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम सामान्य रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी की फसलों की तैयारी के लिए खेतों की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी में नमी का ह्रास न हो। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यकीन मानिए किसान भाइयों, बेहद अच्छा लगता है जब देश के कोने कोने से हमारे लिए ढेर सारे पत्र पहुंचते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़े हुए, और साथ ही साथ ढेर सारी मेल्स भी आती हैं। और आज जो हमारे तक मेल्स पहुंची हैं उनमें से ज़्यादातर बागवानी से संबंधित है। तो आपके मेल द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी, आपका मेल। किसान भाइयों, चिट्ठी पत्री के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़े इस कार्यक्रम में हमें आपका अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस कार्यक्रम में हम आपके सवालों का विशेषज्ञों के माध्यम से सही समाधान कर सकें। कृषि दर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद और बेहद लाभकारी कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपका ईमेल के साथ। आज फिर हमें आपकी ढेरों चिट्ठियां और ईमेल प्राप्त हुए हैं। हमेशा की तरह आपके कृषि संबंधी तमाम सवालों के हम जवाब देंगे, और अगर आपने कोई प्रश्न नहीं भी पूछा है तब भी आप हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो सलाह दी जाती है एक्सपर्ट के जरिए, उनका इस्तेमाल आप कृषि में कर सकते हैं और उसका उचित लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीणा जी। स्वागत है आपका मीणा जी। नमस्कार। और पहला प्रश्न हमारे पास आया है सिरसा से। जी हाँ, राकेश कुमार ने हमें ये पत्र लिखा है। इनका कहना है कि ये हनी बी फार्म लगाना चाहते हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी ये प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या इन्हें सलाह देना चाहेंगे आप? हरियाणा सिरसा से हमारे किसान भाई राकेश जी ने जो सवाल पूछा है हनी बी के बारे में, यानी मधुमक्खी पालन, तो इसकी जो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि सरकार कई योजनाओं के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है और उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तो प्रशिक्षण अवश्य लें। प्रशिक्षण लेने के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लें, और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बागवानी विभाग को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मधुमक्खी पालन संबंधी जो योजनाएँ हैं वो बागवानी विभाग के माध्यम से चलती हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है वो भी मधुमक्खी पालन के लिए मदद करता है, और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड जो जनपथ नई दिल्ली में है, ये भी किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है, प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है। मैं राकेश जी को सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रशिक्षण लेकर के एक प्रोजेक्ट बना करके मधुमक्खी पालन के कार्यक्रम को चालू करें, इसको व्यावसायिक स्तर पर अपनाएं, तो सरकार की जो योजना है उनके तहत वित्तीय सहायता का लाभ भी ले सकेंगे, और प्रशिक्षण के बाद अगर ये कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर सकेंगे। और ना सिर्फ शहद उनको मिलेगा, इसके जो मोम हैं या मधु का विष है जो दवाइयों में काम आता है, कई तरह के उत्पाद होते हैं, वो सब का इनको लाभ मिलेगा। और जहाँ कहीं भी खेत में
ये अपने मधुमक्खी के बॉक्स रखेंगे, वहाँ पर आसपास जो फसल हैं उनमें अच्छा परागण होने की वजह से इनकी जो फसलों का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सोच है हमारे किसान भाई की, ये मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं और वित्तीय सहायता जो योजनाओं के तहत है उसका लाभ भी ले सकते हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा से ये पत्र आया है कैलाश चंद्र शर्मा का। दरअसल ये अपने खेत में सोलर प्लेट्स लगाना चाहते हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें सरकारी कोई सहायता मिल सकती है और कुल खर्च इसमें कितना आएगा। सोलर प्लेट्स यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो हमारे किसान भाई का ख्याल है बहुत अच्छा है। और राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो थार का क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर काफ़ी कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। और न सिर्फ सोलर प्लेट्स बल्कि सोलर के जो संयंत्र हैं, उपकरण हैं, उसमें जैसे वाटर हीटर है, कुकर है, कई तरह के इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं जिनको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है और कई तरह के कार्य उससे चलाए जाते हैं। सोलर पंप भी कई जगह देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे किसान भाई ने चाहा कि वित्तीय सहायता, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो मंत्रालय है वो इन कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। ये अपना प्रोजेक्ट बना करके प्रशिक्षण ले करके कितने क्षेत्रफल में किस तरीके के सोलर प्लेट्स लगाना चाहेंगे, इनकी जो कीमत है उस पर निर्भर करती है। अलग अलग कंपनियों के कई रेट के ये सोलर प्लेट्स आते हैं, तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके प्रशिक्षण ले करके प्रोजेक्ट बना करके अगर सोलर प्लेट्स या सौर ऊर्जा का कोई कार्यक्रम ये अपने यहाँ लगाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ इनको मिलेगा, अच्छी तरीके से उसको संचालित कर पाएंगे और जो योजना के तहत वित्तीय सहायता है उसका भी लाभ ले सकेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला पत्र लेते हैं जो कि देवास से हमारे पास आया है। मध्य प्रदेश से लखन ने ये प्रश्न पूछा है। दरअसल ये लहसुन पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए जानना चाहते हैं कि खेत को किस तरह से तैयार किया जाए, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए और कौन से उपजाऊ बीज है जो कि उन्हें बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। लहसुन एक मसाले की प्रमुख फसल है, कंदीय फसल है और इसको देश भर में उगाया जाता है वैसे, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये कई प्रदेश हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लहसुन का उत्पादन किया जाता है। और न सिर्फ मसालों में इसका उपयोग, दवाओं में भी लहसुन का उपयोग होता है। और इसकी किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो कई तरह से इनकी किस्मों को पहचाना जाता है। एक गांठ वाली किस्म, बहु गांठ वाली किस्म, या जहाँ पर इसको पैदा किया जाता है उस हिसाब से भी, जैसे नासिक लहसुन, पूना लहसुन, जामनगर लहसुन। लेकिन इसके अलावा इसकी किस्में जो पहचानी जाती हैं, यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, G135, G41, तो कई सारी किस्में देश में उपलब्ध हैं और अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों ने समय समय पर कई किस्मों का विकास किया है जो क्षेत्र विशेष में अच्छा पैदावार देती हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि लहसुन लगाने से पहले, वैसे तो किसी भी तरह की मिट्टी में लहसुन होता है, लेकिन बलुई दोमट या उपजाऊ दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी हो, जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो, वहाँ पर 2-3 जुताई अच्छे से करके और फिर पाटा लगाएं। खेत को समतल करके उसमें लाइन से लाइन की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। और आखिरी जुताई से पहले ये गोबर की सड़ी हुई खाद करीब 20 से 25 टन उसको मिला दें ठीक से जुताई करके और खेत में मिक्स कर दें, फिर ये लगाएं। और लहसुन लगा के अगर ठीक से देखभाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा मुनाफा लहसुन की फसल से लिया जा सकता है। अगला ईमेल राकेश सोनी का आया है। दरअसल ये नकदी फसल के बारे में जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनके पास 3900 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है और इसमें नकदी फसल को लेकर कौन कौन से विकल्प इनके पास है जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। कम जगह से अगर ज़्यादा मुनाफा लेने की हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर, जो संरक्षित खेती हम बोलते हैं, उसको अगर किसान अपनाते हैं तो इससे ज़्यादा मुनाफा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं हो सकता। हाईटेक हॉर्टिकल्चर का मेरा मतलब है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, शेड नेट, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें आप एक तो विपरीत मौसम में और ऑफ सीजन
जब किसी फसल का सीजन नहीं हो उस टाइम भी उसको पैदा करके और कम क्षेत्रफल से ज़्यादा पैदावार लेके अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जियां लेकर के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की बागवानी संबंधी जो योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है या राज्यों के बागवानी विभाग हैं, या अभी MIDH के नाम से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी के समन्वित विकास के लिए जो मिशन लागू किया गया, उसके तहत इसको बढ़ावा दिया जाता है। और किसानों को इसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी या शेड नेट, इनके लिए पैसा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और कौन कौन सी किस्मों को फल और सब्जियों की जैसे हम बात करते हैं तो सब्जियों में टमाटर है, चेरी टमाटर है, फिर लौकी, कद्दू, तोरी, ककड़ी, खीरा, ये सब हम उगा सकते हैं। फलों में जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बड़े शहरों के पास अगर उगाते हैं कम क्षेत्रफल से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरीके से फूल, कार्नेशन, गुलाब, ग्लेडियोलस, कई तरह के फूल हैं जिनको इसमें उगा करके और किसान भाई कम जगह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो बीमारियां कई तरह की आती हैं खेतों में, उनसे भी इनको जो फसलें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगेती फसल के लिए इनमें पौध तैयार कर सकते हैं। जब खुले में अगर पौध तैयार करते हैं वायरस आ जाता है, कई तरह की फल मक्खी होती हैं जो पौधों पे इधर से उधर जाती हैं, बीमारी को ले जाती हैं, तो इनमें प्रोटेक्शन मिलता है। आप स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। और खेत में जब आपकी कोई फसल लगी हुई है, जगह नहीं है, इधर पौध तैयार करके कम से कम 2 महीने अगेती फसल लेकर के और बाज़ार में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धान से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न धीनेन्द्र प्रधान जी ने पूछा। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। इनका कहना है कि जो धान की फसल है वो अचानक लाल होने लगी है। यह आशंकित है कि क्या ये किसी तरह की समस्या है, किस तरह का नुकसान इससे फसल को हो सकता है, और अगर ये वाकई में कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो इसका समाधान क्या है? धान की फसल में पत्तियां अगर लाल हो रही हैं या कुछ इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर ये जिंक की कमी से ये बीमारी होती है और इसको खैरा डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो खैरा बीमारी जब खेतों में जिंक की कमी हो तो उस टाइम ये होती है। और इससे इसका निदान करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए जिंक सल्फेट, जैसे 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं। और एक छिड़काव के 10 दिन बाद अगर लगे तो दोबारा से छिड़काव करें, उससे काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जिंक की पूर्ति करने से ये जो पत्तों का लाल पड़ना है वो ख़त्म हो सकता है। छत्तीसगढ़ से हमारे पास ये प्रश्न आया है राजनांदगांव से। रामचंद्र देवगन है जो कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनके पास 5 एकड़ ज़मीन है जिसके कुछ हिस्से में नेट लगाकर टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो बेहतर किस्म कौन सी होगी और कौन सी कीटनाशक का इस्तेमाल करें? टमाटर की खेती संरक्षित तरीके से नेट हाउस, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करने से काफ़ी मुनाफा किसान भाइयों को होता है और कम जगह से ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। लेकिन इनके लिए जो किस्में हैं वो थोड़ी भिन्न होती हैं। जैसे आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या नेट हाउस में लगाना चाहें तो टमाटर की जो अच्छी किस्म है वो चिप्सोना है, हिमशिखर है, इसके अलावा पूसा चेरी 1, ये चेरी टोमेटो की किस्म है, तो इनको आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या जो शेड नेट है, इसमें अगर टमाटर की खेती करते हैं तो लगभग 15 टन प्रति 1000 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है उससे उपज ली जा सकती है। चेरी टमाटर की भी 2.5 से 3 टन प्रति 1000 वर्ग मीटर जो नेट एरिया है उससे आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किस्में भिन्न इसलिए इसमें लेते हैं कि ये ज़्यादा बढ़ने वाली किस्में होती हैं, कई मीटर तक क्रीपर जैसे बेल होती है उस तरीके से बढ़ती हैं और करीब करीब 9 महीने तक इनसे उत्पादन आप ले सकते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर का जो महीना है ये इनको लगाने के लिए ठीक है और आप अप्रैल मई तक इसको ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप कमा सकते हैं। रहा सवाल कीटनाशकों का, तो संरक्षित खेती की जहां हम बात करते हैं, चाहे नेट हो, पॉली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, ये इनमें कीड़े और मकोड़ों का जो आक्रमण है वो नहीं के बराबर होता है और बीमारियां भी नहीं के बराबर।
यानी आपको अनावश्यक रूप से दवा छिड़कने की इसमें ज़रूरत नहीं होती और दवाइयाँ बिना जब तक ज़रूरी नहीं हो, आवश्यक नहीं हो, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आप वैसे ही उन्नत तरीके से, प्रोटेक्टेड तरीके से जो संरक्षित खेती करेंगे टमाटर की, उससे आपको अच्छी गुणवत्ता के ज़्यादा फल प्रति यूनिट एरिया मिलेंगे, जिसका बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलेगा। और जो किस्म मैंने बताई, चिप्सोना, शिखर, इनके फल जो हैं तोड़ाई के बाद जो परंपरागत फील्ड में जो टमाटर पैदा किया जा रहा है, उसके मुकाबले कई दिन ज़्यादा तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी ने आपको ढेरों जानकारियां दी। उम्मीद करते हैं कि आप इनका लाभ उठाएंगे और नई ऊंचाइयों को तय करेंगे। सर, आप स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आज के अंक में इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके तमाम चिट्ठियों के साथ, देंगे आपके सवालों के जवाब। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान भाइयों, खेती से संबंधित चिट्ठी पत्री का ये कार्यक्रम और बेहतर बने, इसके लिए हमने इसे इंटरनेट व सोशल मीडिया से जोड़ा है, जहां आप हमसे बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिट्ठी पत्री के इस कार्यक्रम में आपके अमूल्य सुझावों का स्वागत है। अधिक व नई नई जानकारियों के लिए हमें पत्र जरूर भेजें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसान भाइयों, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ढेर सारी कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।